नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। एक स्पेशल शो ईरान इजराइल जंग के अपडेट से जुड़ा हुआ और इसमें भारत की भी एंट्री है, मोदी की एंट्री। भारत की विदेश नीति कौन तय कर, मोदी और जयशंकर? दो ही है, तीसरा कोई नाम हो तो बताएं। हालांकि भारत में तो विदेश नीति को अब मोदी नीति लोग कहने लगे हैं, लेकिन फिर भी दो फेस, जयशंकर और मोदी। जयशंकर और मोदी अगर ये दोनों उल्टी दिशा में चलने लगे तो क्या होगा? सत्यानाश विदेश नीति, जिसकी पहले ही सत्यानाश जिसका कर चुके हैं, उस विदेश नीति में अगर दोनों उल्टी दिशा में चले तो विदेश नीति दो टुकड़ों में बांट देंगे, मतलब चीर फाड़ देंगे विदेश नीति। वही आज हुआ है। इसको तथ्यात्मक रूप से और तार्किक रूप से दोनों से समझना होगा, क्योंकि यहां पर तथ्य और तर्क जब ये दोनों कंबाइन होंगे तभी ये क्लियर होगा। तो इसको समझने के लिए हेमंत भाई को इस चर्चा में ले आए। स्वागत है। दरअसल कुछ वक्त पहले याद होगा आपको, दर्शकों को, जयशंकर गए थे यूरोप। कब गए थे? कुछ वक्त पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब गए तो उन्होंने वहां पर यूरोपियन कंट्रीज को ज्ञान दिया था। कहा था हमें प्रीचर नहीं चाहिए, पार्टनर चाहिए। प्रीचर मतलब उपदेशक। हमें उपदेशक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पार्टनर, यानी सहयोगी चाहिए। उस दिन बड़ा अच्छा लगा था। मन में एक बात सोचे, हालांकि कहां पर गलत जगह पर उन्होंने क्या कह दिया था वो अलग मसला है, लेकिन लगा कि चलो एक कदम तो जयशंकर ने ऐसा बोला है जिसमें भारत की संप्रभुता थोड़ी सी अक्षुण्ण रखने की कोशिश की है कि भाई हम बराबरी का संबंध रखेंगे, पार्टनर चाहिए, उपदेशक नहीं चाहिए। आज मोदी जी ने जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो मोदी जी ने चंद दिनों पहले की विदेश नीति को, जयशंकर की विदेश नीति को जो ऐसे थी उसको पलट दिया, ऐसे कर दिया, एकदम पलट दिया, रिवर्स कर दिया। आज पूरी दुनिया में चर्चा है कि एग्रेसर कौन है, कौन हमलावर है। और पूरी दुनिया में, यहां तक कि पश्चिमी देशों और यहां तक कि गुटेरस जो यूएन महासचिव है, सबने एक सुर में कहा है। जो गुटेरस का बयान यूएन का आया है उसमें भी साफ कहा गया है कि अमेरिका ने जो किया है ठीक नहीं किया। आप सोचिए, इस बात को, एक एक लाइन को नोटिस करिए। जब पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल को या तो मुखर होकर के या चुपचाप एग्रेसर मान रही है, आक्रामक मान रही है, युद्ध अपराधी मान रही है, हमलावर मान रही है, उस वक्त मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करने की बजाय, नेतन्याहू को फोन करने की बजाय, उनको रोकने की बजाय, शांति की उनको पहल करवाने के लिए थोड़ा सा निवेदन करने की बजाय ईरान के राष्ट्रपति से बात की मोदी जी। अब इसमें कोई गुनाह नहीं है कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति से कहा कि आप शांति कायम कीजिए। कोई व्यक्ति अगर इस पहलू को समझेगा ना तो अपना कपार पीट लेगा। हम सिर्फ ट्वीट दिखा देते हैं मोदी जी का और फिर हेमंत अत्री जी के हवाले कर देंगे इस मंच को। देखिए, स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, we discussed in detail about the current situation, expressed deep concern at the recent escalation, reiterated our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace, security and stability. ये सब कुछ किससे कह रहे हैं? ईरान के राष्ट्रपति से मोदी जी का। और एग्रेसर कौन है, हमलावर कौन है? युद्ध अपराधी को। काश ट्रंप को ये बात बोल। बस यहां पे मेरी भूमिका खत्म। हेमंत भाई, ये विदेश नीति की चर्चा हम लोग बहुत वक्त से कर रहे हैं और बार बार कहते हैं सत्यानाश कर दिया। इसके ऊपर का कोई शब्द हो तो बता दीजिए डिटेल। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, स्पेशल शो में आना पड़ा क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट सारी पूरी दुनिया में लगातार तेजी से चल रही है। 45 मिनट तक ईरान के राष्ट्रपति से बात होती है, 45 मिनट। आज उनको प्रवचन की जरूरत नहीं है, आपके माफ कीजिएगा।
उनको आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है। उस ईरान को जिसने आपको अनेकों अनेक मौकों पर, इतिहास अगर आप देखेंगे तो लगातार आपकी मदद की। 1994 में आपको ध्यान होगा पाकिस्तान ने क्या खेल किया था यूएन के अंदर और उसमें इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, आईयूसी में, और उसके बावजूद रातों रात ईरान ने वो प्रस्ताव गिरवा दिया, क्योंकि वहां सारे जो फैसले होते हैं बहुमत से होते हैं, 100% सहमति से होते हैं। तो ईरान ने इसमें भारत की मदद की रातों रात पॉलिसी चेंज करके, जबकि वो घोषणा कर चुका था। कश्मीर को लेकर के हुआ था 1994 में, नरसिम्हा राव का आपको याद है। निंदा निंदा प्रस्ताव था और जी, बहुत भारत, महत्वपूर्ण था वो प्रस्ताव। हाँ, नहीं नहीं, मानवाधिकारों का खेल था वो कश्मीर वही के अंदर। और मानवाधिकारों के हनन, मैं बता जी, उस प्रस्ताव 94 में जो आया था, मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव था, और उस निंदा हाँ, प्रस्ताव के पास हो जाने पे भारत पूरी दुनिया में अलग थलग हो जाता, पूरी और दुनिया में। उसको फिर यूएन में ले जाने का खेल था, फिर अंतरराष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स है वहां पर ले जाकर के भारत को करने का खेल था। उस समय रातों रात ईरान ने भारत के एक आग्रह पर हमारी मदद की। रह रहकर भारत को कच्चे तेल को लेकर के, जो करके उधार में लेकर के, तमाम जितनी संभव मदद हो सकती है, अपने तमाम कष्टों के बावजूद, वित्तीय उनके ऊपर तमाम सैंक्शन, उसके बावजूद भारत की मदद की। और चबाहर पोर्ट का जिस तरीके से भारत को काम दिया, उस वो सहयोग करने वाला भारत का देश, सदियों पुराना हमारा सहयोगी, फारस की खाड़ी वाला व्यापार आपको याद होगा, उस सब का जो प्रतिनिधि राष्ट्रपति, उससे बातचीत करके ये बता रहे कि वी वांट डी एस्केलेशन, हम पीस चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। भाई वो तो सारे काम वो तो कर ही रहे थे, उनके ऊपर हमला तो इजराइल ने किया, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला करवा दिया आज सुबह 4:30 बजे। उसकी कोई निंदा की कोई बात नहीं है। मैं हैरान आशीष भाई किस बात से रह गया कि 2 दिन पहले, और अगर इस घटना को गिरो तो 24 घंटे पहले, जो पाकिस्तान, जो बंटी बबली, पाकिस्तान उनको 24 घंटे पहले ट्रंप को नॉमिनेट करा था नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसने भी ईरान को, अब ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की, अमेरिका के एक्शन की निंदा की है ओपनली। हाँ, और मैं चाहूंगा हाँ, वो दिखाइएगा, उनकी स्टेटमेंट दिखाइएगा, कंट्रोल रूम को हाँ, कहिए। अगर तो दिखा दीजिए। तो पाकिस्तान जैसा पिछलग्गू देश, जो बिना हाँ, किसी कारण, ये देखिए, पाकिस्तान कंडेम्स द यूएस अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सोचिए आप, हम्म, 24 घंटे पहले यही लोग जो थे पिछलग्गू, पूरे तरीके से अमेरिका कहीं तो बैठ जाए, टॉमी है ये उनकी निंदा कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि नेतन्याहू को फोन करके, कभी फिलिस्तीन में जो कुछ उन्होंने नरसंहार किया, 55,000 लोग मार दिए, कभी फिलिस्तीन का नाम लिया हो, और कभी इन्होंने नेतन्याहू को उस बारे में बात की हो, और अब ट्रंप की निंदा की। तो भारत की विदेश नीति को यहां लाके खड़ा कर दिया। और मैं तो मोदी जी को फिर भी बधाई दूंगा, भक्तों को बधाई दूंगा कि मोदी जी कम से कम 2 लाइन आगे लिख तो पाए। नहीं तो आपको ध्यान होगा 5 दिन पहले जयशंकर ने क्या किया था, 2 लाइन के 2 ट्वीट किए थे। एक लाइन में ट्वीट था कि स्पोक विद इजरायली फॉरेन मिनिस्टर, और फिर नीचे लिखा हुआ था गॉट ए कॉल फ्रॉम ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, छुट्टी। तो मोदी जी ने कम से कम 3-4 लाइनें तो लिख डाली, दो लाइन, स्टेबिलिटी, पीस, फलाना। तो उनको आज की तारीख में, अब ईरान के इतिहास में, ईरान को आज भारत जैसे टाइम टेस्टेड फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। और मोदी जी का ट्वीट केवल प्रीच करने का है। और अगर उनको ये प्रीच करना भी था तो ये प्रीच करे वो ट्रंप को, जो एग्रेसर है। ये ट्रंप हाँ, कर, ये प्रीच करे वो नेतन्याहू को, ना हाँ, कि ईरान के राष्ट्रपति को। तो आपकी विदेश नीति यहां पर आकर के खड़ी होगी। जयशंकर साहब ने कितने बड़े चौड़े उससे अंग्रेजी में बड़ी उस तरीके से कहा था कि इंडिया नीड पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। तो मोदी जी कम से कम जयशंकर की 2 लाइन पकड़ लेते, बढ़िया लीड बन जाती अच्छे से, और कह देते कि हम निंदा करते हैं, बहुत गलत किया है, ऐसा जो भी किया है। लेकिन पता नहीं क्यों तमाम मसलों पर, चाहे आपने फिलिस्तीन का मामला देख लीजिए, चाहे ये मामला देख लीजिए, इसराइल का एक तरफ आक्रमण देख लीजिए, ट्रंप ने जिस तरीके से बिना मतलब में, आप ये बताइए, नॉर्थ कोरिया के कम खिलाफ था क्या अमेरिका? उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास परमाणु बम थे। और आप ईरान पर हमला कर ही इसलिए पाए कि उसके पास परमाणु बम नहीं था। अगर उसके नहीं, पास परमाणु बम होता तो इसराइल की औकात थी क्या उन पर हमला करने? सोचिए आप, एक ही कॉमन सेंस की बात है, जो आज की तारीख में कॉमन सेंस ही सबसे अनकॉमन है। तो आप ये बताइए कि नॉर्थ कोरिया के साथ तो पार्टी कर रहे थे, उनको तो बुला करके G7 छोड़ करके नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से मिलने गए थे महोदय ट्रंप साहब, याद होगा हाँ, आपको। G7 छोड़ करके बीच में, और आज जो है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं कि वो बनाने की स्थिति में। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कानून है जिसमें, जो IAEA के तहत जो देश अपने सारे प्रोग्राम चला रहा है,
उसके खिलाफ आप इस तरीके की यूनिलैटरल कार्रवाई कर दो, बता दीजिए आप। संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य है अमेरिका, वीटो पावर होल्डर। उसके बावजूद किसी ईरान के शांतिपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है, आईएईए के उसका उसका उद्घाटन है, और किसी एनपीटी का सिग्नेटरी है ईरान, आपको पता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी सिग्नेटरी। उस पर आपने किस अधिकार के तहत हमला किया? और उसके बावजूद भारत बोल नहीं पा रहा एक शब्द, और प्रीच किसको कर रहा है? ईरान को। ये आपने कहा ना विदेश नीति का तो मटिया मेट कर दिया इन लोगों ने, मटिया मेट कर दिया, कहीं कुछ नहीं बचा। उसके बावजूद आप देखिए पाकिस्तान जैसा पिछलगू देश वो निंदा कर रहे हैं। तो धार्मिक कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके तो उनके साथ टाइम टेस्टिंग संबंध थे। और ट्रंप की सरकार भारत के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी करती है अपने नागरिकों को कि महिलाओं को खासतौर पर कि भारत में अकेले ना जाएं, जाति हो सकती है, तमाम एरियाज में ना जाएं, वहां पर आतंकी हमला कभी भी कहीं भी हो सकता है। यानी कि कोई एक दिन मुझे आप ऐसा बताइए, कोई एक दिन जिस दिन भारत को अपमानित ना कर रहा हो ट्रंप का अमेरिका, और स्टेट पॉलिसी होगी क्या वो? 2 दिन हाँ, पहले क्या कह रहे थे? 2 दिन पहले मोदी जी के विदेश सचिव क्या कह रहे थे? वीडियो बना करके 35 मिनट बात हुई ट्रंप से प्रधानमंत्री जी की, और 2 टूक बता दिया, भारत ना मध्यस्थता सहता है, ना सहता था, ना सहेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, ये शब्द थे उनके। और उसके बाद शाम को फिर ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने करवा दिया, 16वीं बार कह दिया, पूरे देश की पूरी दुनिया का वो था। समस्या ये है कि अब इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति है जो यूएस को एडवाइजरी जारी करने की जरूरत पड़ी अपने नागरिकों को और महिलाओं को? नहीं उस स्टेट पे तो हम पॉलिसी। ईरान पे मैं उसी पे उठाता हूँ। आपने बताया कि पाकिस्तान टॉमी की भूमिका में होते हुए भी, अमेरिका का टॉमी होते हुए भी अमेरिका के खिलाफ उसने बाकायदे रिटर्न में, ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे सूत्र बता रहे हैं, सूत्र नहीं बता रहे हैं, बाकायदे औपचारिक रूप से लिख करके उसने आलोचना की और सीधा है उसमें। ये भी नहीं कि हमला करने वालों की आलोचना की, एलियन ने किया हमला, यूएस अटैक की आलोचना की टॉमी ने आपके मुताबिक। हालांकि मैं इसमें मैं ऐड कर दूं कि अभी ये दुनिया को तय करने की जरूरत है कि असली टॉमी कौन है। असली टॉमी की तलाश की जानी चाहिए, असली टॉमी का बाकायदे डीएनए चेक करवाना चाहिए और मैच करवा करके टॉमी के पूर्वजों से मैच करवा करके ये चेक करना चाहिए कि असली टॉमी दुनिया में कौन है, ट्रंप का टॉमी। आशीष अब भाई कौन है मैं इसमें नहीं एक जानता हूं, इसमें मैं नहीं जानता इसमें हेमंत भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जांच हो और सामने आए टॉमी कौन है। हाँ, इसमें आप एक कह रहे चीज थे जो आप महत्वपूर्ण तभी तभी इसमें मैंने एक महत्वपूर्ण चीज ये थी, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज थी कि 16 बार ट्रंप ये सब कुछ कर चुके। आप मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने उड़ीसा में जाके ये बताया कि ट्रंप बुला रहे थे, मैं नहीं आया, मुझे भगवान जगन्नाथ की जमीन पे आना था, भूमि पे आना। और उसके बाद शाम को फिर ट्रंप की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी। यानी कि स्टेट पॉलिसी है भारत को हर दिन नीचा दिखाना, और 11 साल की विदेश नीति का कुल जमा अर्जित ये है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल कुछ और। मोदी मेरा जी, एक मिनट में कंप्लीट। मोदी जी वहां पर जाकर के हाउडी मोदी में क्या कह रहे थे? अब की बार ट्रंप सरकार, इसी टर्म में याद होगा आपको, इस बार मोदी की सारी भगत सेना ट्रंप के लिए हवन कर रही थी, अभी तक पगलाए हुए हैं। पिछले 2 महीने में जब से ये सारा पहलगांव से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, मैं आपको एक बात चैलेंज करना चाह रहा हूँ, बड़ी गंभीर बात है। पिछले 2 महीनों में आपने एक भी दक्षिणपंथी कोई विचारक हो, कोई लेखक हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई बीजेपी की आईटी सेल हो, बीजेपी का कोई नेता हो, जो अमेरिका को उसकी भाषा में इन सवालों पर जवाब देता हो? कोई एक। भारत के प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए उसको, विदेश मंत्री को छोड़ दीजिए, कोई सरकार का कुछ नहीं बचा। आईटी सेल नहीं बोलेगी, वो आपके पास निशिकांत दुबे टाइप के जो ट्रोलर्स हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। इतने कायर हैं, इतने कायर राष्ट्रवादी हैं, कथित राष्ट्रवादी कौमा में, कि बार बार अपमान हो रहा है पिछले 2 महीने से लगातार, और आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। प्रधानमंत्री से लेकर के, विदेश मंत्री से लेकर, रक्षा मंत्री से लेकर के, यू टेल 1 पर्सन, आईटी सेल से लेकर आज आप भारत में ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें अमेरिका को अपने नागरिकों को एडवाइस दी जाने की जरूरत पड़े? लेकिन कर रहे हैं ना, और पूरी दुनिया में भद पिट रही, इतना वाहियात किस्म का एडवाइजरी है, उसको आप पढ़ेंगे तो भारत को तो नहीं, एकदम असुरक्षित देश घोषित कर दिया आपने। मैं फिर अमित शाह उस क्या कर रहे हैं गृह मंत्रालय? सोचिए आप। उस विषय से फिर ईरान चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आने की वजह फिर ईरान ही, क्योंकि ईरान अभी मसला बड़ा है। मैं आपने कहा एक नाम है, और मैं उस
नाम को लेना भी नहीं चाहता, मतलब वैचारिक रूप से उस नाम को बिल्कुल नहीं पसंद करता। लेकिन अगर इस इकोसिस्टम में मुझे हिम्मत करने की बात होगी तो सबसे हिम्मती वही है लकड़ी घोड़े पे तलवार लेके जो बैठी थी। नहीं पता, लकड़ी के घोड़े पर, वो फिल्म की शूटिंग में लकड़ी के घोड़े पर घोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा था और बहुत तेज तलवार भांज रही थी, नाम कंगना रनौत। भाई उसकी हिम्मत माननी पड़ेगी, उसने ट्रंप को जवाब दिया। और और ट्रंप के मतलब वो जो लैंग्वेज थी उसमें था कि ट्रंप जैसे नेता के मोदी जी पिता हैं, बाप हैं, उस टाइप का एक भाव था। भाई साहब, मैं इस इकोसिस्टम में सबसे जो जो बहुत सारे विचारक कहते हैं ना देश में कि ये कायरों की जमात है और आज से नहीं 100 साल से इनकी कायरता का एक गौरवशाली इतिहास है, वो ठीक कहते हैं। कंगना रनौत का ट्वीट डिलीट करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन गया कि ट्रंप के खिलाफ ट्वीट डिलीट करो। तो इनके बीच तो वही वीरांगना है। यह हकीकत है, जब भाजपाइयों ने कहा कि वीरांगना आई है तो मैं अब उस बात को समझता हूं कि इनके बीच वीरांगना कंगना ही है, वीरांगना कंगना। लेकिन अगला अगला जो जिस विषय पे बात हम लोग कर रहे थे, देखिए 3-4 पॉइंट है। आपने परमाणु व प्रसार संधि की बात की, एनपीटी। एनपीटी भारत भी है, ईरान है एनपीटी। भारत को या किसी भी देश को विदेश नीति अपने देश के हिसाब से फ्यूचर, आज चलिए दोस्ती है, लेकिन आप कहाँ मुसीबत में घिरोगे? जैसे अभी घिरे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, पूरी दुनिया में एक भी देश आपके साथ था, एक भी देश नहीं था। और आज के अभी के जो कर्म चल रहे हैं विदेश नीति के, अगली बार माइनस में रहेंगे। अभी तो मान लिया कि उसके पक्ष में 3-4 थे, हमारे पक्ष में 0 थे। अगली बार हो सकता है उसके पक्ष में 40 रहे। हमको देशद्रोही अगर कहना है, आप लोग कह लीजिएगा कि उसके पक्ष में हम कह रहे हैं 40 रहे और हमारे पक्ष में -4 रहे। ये क्यों? एनपीटी में इजराइल नहीं है, परमाणु प्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए इजराइल। इजराइल के पास ये ब्रिटिश थिंक टैंक की मैं रिपोर्ट की बात करूं, अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट की बात करूं, आप तो स्टडी करते रहते हो, कम से कम 90 परमाणु अस्त्र, न्यूक्लियर वेपन की बात है कि इजराइल के पास कम से कम 90 से 400 के बीच ये आंकड़ा है। वो एनपीटी में नहीं है, आईएईए वहां पर सुपरविजन उसका नहीं है, उसके पर्यवेक्षक नहीं जा सकते हैं। उसने आज तक दुनिया में जब भी सवाल हुआ कि न्यूक्लियर वेपन है क्या, ना तो उसने हाँ कहा है और ना तो ना कहा। दोनों बात, हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के जितने एक आपसी सहमति से कानून है सबकी धज्जियां उड़ा रहा है, एनपीटी का हिस्सा नहीं है, परमाणु वेपन न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुका है। अमेरिका की सह पर सिर्फ कि अमेरिका का चेला बन के रहना है, अमेरिका के सह पर वो सारे अनैतिक और अवैधानिक काम कर रहा है। क्या भारत ऐसे वक्त में, अगर जो रुख उसका है, ऐसे वक्त में अगर ये रुख होगा तो फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी में भारत के साथ कौन खड़ा होगा? आप बताओ। भारत ने सैंक्शंस झेले हैं ना परमाणु परीक्षण पर। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 10 से कहेंगे लंबा सवाल, इसको मैं क्लियर करके कि भारत ने परमाणु अस्त्रों के ही परीक्षण के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए सैंक्शंस झेले हैं, प्रतिबंध झेला है? नहीं आशीष भाई, अमेरिका मैं तो एक चाहता दूसरे है कि भारत के लिए रहेगी, ईरान इजराइल के लिए नहीं रहेगी, और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में नहीं रहेगी। कैसे? नहीं आशीष भाई, मैं तो एक दूसरा सवाल की कल्पना करिए, आप इस सारे सवाल को छोड़ दीजिए, एक दूसरे सवाल की कल्पना कीजिए। 70 के दशक में भारत की क्या स्थिति? अमेरिका के लाल गेहूं से गुजारा होता था, जिसको पशु हाँ, भी नहीं खाते थे। बस उस हाँ, समय इंदिरा गांधी ने इस देश में परमाणु विस्फोट करके दिखाया क्यों हाँ, दिखाया? पूरी दुनिया देखती रह गई, अवाक देखती रह गई, और बुद्धा मुस्कुराए। इस तरह की चीज जो सारा देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा 1973-4 के अंदर। आप हाँ, केवल एक कल्पना कीजिए, आज मोदी जी अगर ये जब प्रधानमंत्री होते तो क्या जो ट्रंप का और अमेरिका का नाम लेकर के कोई निंदा नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते? ये परमाणु परीक्षण की सोच सकते थे क्या उस दौर के अंदर, जब भारत पूरी तरीके से दूसरे देशों में निर्भर था? अनाज के लिए भी हमें दूसरों की मुंह तरफ देखना पड़ता। तो इनका राष्ट्रवाद यही है कि पूरे के पूरे देश की जो अर्जित नीति थी 78-79 ईयर्स की आजादी के बाद की, वो क्या थी? बेसिकली जो विदेश नीति का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मोदी ने जो भारतीय मूल्य थे, भारतीय परंपराएं थी, नैतिकता थी और सदियों के आपसी संबंध थे,
उनको कायरतापूर्ण ढंग से पश्चिमी देशों के सामने सरेंडर करके रख दिया। ईरान के मामले में और फिलिस्तीन के मामले में आप बहुत इसको कंफर्टेबली ये बात कह सकते हैं। और ये बेसिकली एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अमेरिका के लिए युद्ध हमेशा से एक मनोरंजन उद्योग है, ये मत भूलिएगा कभी भी। मनोरंजन करते रहते हैं। उन्होंने वियतनाम में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, लीबिया में क्या किया, कोरिया में क्या किया, और अब ईरान। कई ऐसी आपदाओं के बावजूद उन्होंने कोई सबक सीखा क्या? वो हर जगह यही बदमाशी फैलाते हैं, अपने हथियारों का व्यापार करते हैं, सारी चीजें। मेरा सवाल आपसे है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो भी कुछ कर रहे हैं, ये बेसिकली पूरे दुनिया का जो दक्षिण पंथ का जो युद्धोन्माद है, उसकी एक खतरनाक शैतानी परिणति है जो इजराइल के अंदर, इजराइल ईरान के अंदर कर रहा है, मिलके कर रहा है उन दोनों के साथ। और हम उसको आज तक अपोज नहीं कर पाए, उसकी निंदा नहीं कर पाए। अपने सदियों पुराने, दशकों पुराने संबंधों को, जो कूटनीतिक संबंध, भाईचारे के संबंध, प्यार प्रेम के, जब आपको जरूरत पड़ी ईरान हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। और इजराइल के साथ आपका क्या है? सिर्फ एक संबंध आपका, और वो है हमराज का। उससे वेपन ग्रेड स्पाइंग टेक्नोलॉजी ली आपने, पेगासस, सुप्रीम कोर्ट तक को बताया नहीं, वो आपका हमराज है, उसको आपके सारी डर्टी ट्रिक्स का पता है। इसलिए आप अडानी के कारण, अडानी को वहां धंधा करना है, अडानी की पोर्ट वहां देख लो आप, अमेरिका के अंदर जिस तरीके का है। तो एक व्यक्ति केंद्रित मोदी जी और एक उद्योगपति केंद्रित अडानी जी, भारत की विदेश नीति को यहां ला करके छोड़ दिया। पाकिस्तान जैसा पिछलगू, मैं फिर कह रहा हूं, 2 दिन पहले उनका आर्मी चीफ वहां पे उसके वहां के राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा था। फिर भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं हमले की। क्यों? क्योंकि वो कायराना है, गलत है। और भारत के प्रधानमंत्री उपदेश दे रहे हैं किसको? ईरान के राष्ट्रपति को, कि संप्रभुता, स्थिरता, डीएस्केलेशन। ये कौन से शब्द होते हैं? ये होते हैं प्रवचन, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रीचर नहीं चाहिए, उनको पार्टनर चाहिए। और जब उनको पार्टनर चाहिए तब आप प्रीचर बैठेंगे। दुनिया में सारा जो होता है साइकिल घूमता रहता है। आज आपको मेरी मदद की जरूरत है, कल मुझे आपकी जरूरत है, और ये दुनिया ऐसी ही चलती है। लेकिन जिस तरीके से आप, थैंकलेस कंट्रीज है इजराइल, थैंकलेस कंट्री है अमेरिका। अमेरिका ने आज तक जिसको पाला उसी का क्या हाल किया आपको पता है? हाँ, भारत को अमेरिका से क्या मिला क्या नहीं, रोज जिल्लत तो मिल रही है पिछले 2 महीने से। तो कोई दिन देख लीजिए जिस दिन भारत को जलील नहीं किया ट्रंप ने, और लगातार कर रहे हैं। 12 फरवरी को शुरू हुए थे जब मोदी जी अमेरिका गए थे, उस दिन से आज तक एक घटना मुझे बताइए जिस दिन उन्होंने भारत को बख्शा हो। चाहे हमारे जो अवैध प्रवासी थे उनको हथकड़ी बेड़ियों में भेजने की बात हो, चाहे कोई वीडियो जारी किए बाकायदा, और किसी देश का किया हो तो बता दीजिए, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। हम अमेरिका के पिछलू कब से हो गया? आशीष जी जरा बता तो दीजिए, आप भी इतिहास के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के भाई स्टूडेंट। साहब, यहां मैं कर तो ला कह के रहा खड़ा हूँ कर दिया। मैं और तो एक ही वंशमंडली बात जो कर है, रहा हूँ कि ट्रंप का मैंने 2 महीने में ट्रंप का नाम ही इनके मुंह से नहीं सुना। एक बार यही बोल देते तो भी, पता है, एक बार अगर मोदी जी यही बोल दें कि अब की बार फिर ट्रंप सरकार, तो भी मैं खुश हो जाऊं। ये आदमी ट्रंप का नाम ही ले रहे हुआ है। अच्छा, एक बात और मैं ऐड ऑन कर दूं, इस पे भी जवाब चाहिए, स्पष्टीकरण मामले में। एक तो आपने पेगासस का नाम ले लिया, पूरा खेल ही ये एक ब्लैकमेलिंग का ट्रायंगल बना है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है। एक ब्लैकमेलिंग का ट्रायंगल मुझे लगता है कि अमेरिका, इजराइल और भारत के बीच बना है। मुझे, आपने फिर नाम लिया जब पेगासस का, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट याद आ जाता है, फिर सूर्यकांत याद आ जाते हैं, जिन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है जिसको हम नहीं पब्लिक डोमेन में ला सकते। भाई साहब, ऐसा किसका खुफिया जासूसी करवा रहे थे कि पहलगाम में खुफिया आपकी जान एजेंसियां फेल हो जाती, आतंकी गायब हो जाते हैं, इस धरती पर भाप बन के उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है। अपोजिशन, अपना मंत्री, पत्रकार, उसकी जासूसी कराओगे, उससे देश की रक्षा हो रही है। बुद्धि तरस आता है, ये सब नहीं कोई सोचे कि वो जस्टिस, उनकी बुद्धि को हम मान लेंगे कि वही अंतिम सत्य है ना। बुद्धि तरस आती है, बुद्धि पे तरस आती है। मैं कह रहा था कि इजराइल के बारे में बिल क्लिंटन ने कुछ कहा था कल देर शाम। आखिरी सवाल उसी, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, वो नेतन्याहू के चेहरे से नकाब हटा दिया। उसने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है ईरान के साथ, ये अमेरिकी राष्ट्रपति, आप सोचिए, अमेरिका का ईरान से बहुत लंबे समय से 1979 से मामला बिगड़ा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि ये नेतन्याहू सिर्फ ये जो भी हो रहा है किया है,
ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, बिल क्लिंटन का है कि अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए नेतन्याहू ने एस्केलेट किया है? आप सोचिए, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बोल रहा और भारत की तरफ से जुबान नहीं खुल रही है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए प्रमाण? क्या चाहिए? आप ट्रंप को छोड़ो, ट्रंप नहीं ना आपका देश का राष्ट्राध्यक्ष है। आशीष भाई, नेतन्याहू जैसे भारत के साथ कर रहा है, हमराज होने का फायदा उठा रहा है, ऐसे ही ट्रंप के साथ भी उठा रहा है। और बिल क्लिंटन ने बिल्कुल ठीक बात कही है। और वो उसमें एक लाइन और जोड़ देते कि अमेरिका के युद्ध में कूदने का फैसला ट्रंप ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, वो भी नेतन्याहू ने किया। उसके रक्षा मंत्री ने 5 दिन पहले, मैंने आपको शो में कहा, 5 दिन पहले कहा था कि वीरवार या शुक्रवार को देखिएगा पिछली सारी चीजें हल्की रह जाएगी, याद होगा। तो उसमें टाइमिंग चेंज करके केवल शुक्रवार की बजाय सैटरडे नाइट थी, वहां, यहाँ मंडे संडे मॉर्निंग जितने हैं, इतना ही फर्क है। उसके बाद आप ये देखिए कि आज अमेरिका के अंदर बात क्या चल रही है। पूरे अमेरिका के अंदर जो ट्रंप का विरोध हो रहा है उसमें यही है कि अमेरिका की संप्रभुता नेतन्याहू के हाथ में दे दी। हमने ट्रंप को चुना था और फैसले नेतन्याहू कर रहा है। ये अमेरिका के अंदर आज सुबह से पॉपुलर ये चल रहा है ट्रेंड कि नेतन्याहू को हमने अपनी सॉवरेनिटी सौंप दी। अमेरिका की जनता युद्ध नहीं चाहती, अमेरिका के ना डेमोक्रेट चाहते ना रिपब्लिकन चाहते। उसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण है कि जो ट्रंप को नेतन्याहू की धुन पे नाचना पड़ा? तो उसका एक सीधा कारण है एप्स्टीन फाइल्स, डर्टी ट्रिक्स, उनकी इजराइल की कंपनियों का अमेरिका के अंदर प्रभाव, यहूदियों का हर क्षेत्र के अंदर जो चीजों के अंदर घुसपैठ, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति को ओपनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया ने देख लिया और अमेरिका की जनता स्वीकार कर रही है कि भारत के साथ जो कारण है कि हमराज यहाँ के हैं, वैसे ही वो ट्रंप के भी हमराज हैं। और आप देखिए, अमेरिका जैसा देश, दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर, और 1 करोड़ की आबादी और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला देश, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। और उसमें हम जितने बड़े देश और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, हम ना इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं। हम किसी के पार्टनर हम नहीं है, हम केवल प्रवचन करता है, किसी को प्रवचन करा लो। और जब अपने ऊपर आए तो हमें पार्टनर चाहिए। आज मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने आपको यहां ला करके खड़ा कर दिया है। और ये चीज बहुत लंबे समय तक भारत को डैमेज करेगी इंटरनेशनल स्टैंडिंग में। हमारी इतनी बड़ी आबादी, हमारी इतनी बड़ी मार्केट, हमारा इतना बड़ा इकोनॉमी, उसके बावजूद आज हम कहां खड़े हैं? हम किस तरफ हैं? तय करो किस ओर हो तुम, आदमी हो या क्या आदमखोर हो तुम? आप तो कहीं भी नहीं। ये जो चीज है, ये भारत, ऐसा भारत कभी नहीं था जो जिसको नए भारत के तौर पर आज प्रदर्शित किया जा रहा है। पूरी भक्त मंडली, पूरा सब कुछ, इन बेशर्मों को ये नहीं पता कि इतने बड़े देश को आपने कहां ला करके खड़ा कर दिया। केवल अपनी अंदर में जो है ना, जो कायरता जो कूट कूट के भरी हुई है, केवल उसके कारण। बताइए, पाकिस्तान जैसा टॉमी निंदा कर रहा है और भारत चुप, प्रवचन। इससे बुरा और क्या देखेंगे आप? खैर, अब क्या कर सकते हैं? हम तो एक ही बात कहेंगे कि आप, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, क्योंकि वही फाइनली उन्हीं का जो है इस मामले में डिसीजन, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। हर चीज विदेश मंत्री ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में हमें पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में जब एक संकट खड़ा हुआ तो वहां पर पार्टनर बनने के बजाय प्रीचर की भूमिका में नजर आए। अब अगर भारत के सामने आगे कभी दिक्कत आए, कोई संकट पैदा हो, ईश्वर न करे कि पैदा हो, लेकिन पैदा हो जाएगी, तो पैदा हो जाएगी तो फिर दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगी? चौखट से कहेगी वापस जाओ, प्रीचर की जो है यहाँ जो है पार्टनर हम तुम्हारे नहीं हो सकते। प्रीचर अगर हमसे ज्ञान लेना है तो ले लो, 2-3 घंटा दे देंगे, तो सब हमको ज्ञान देंगे, सब ज्ञान देंगे। हमें इजाजत दीजिए। अभी टॉमी की चर्चा कर दिया है हेमंत भाई ने, तो आप लोग तय करिए दुनिया में कहाँ कहाँ कितने टॉमी हैं। और ट्रंप का, कई ट्रंप के टॉमी हैं, ट्रंप के उन टॉमी में कौन सबसे मजबूत वाला टॉमी है? इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।